आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो आधुनिक भारत की महान विभूतियाँ हैं। तो आधुनिक भारत की महान विभूतियाँ या महान व्यक्तित्व का जो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो आइएगा देखते हैं। पहले अब्दुल गफ्फार खान, ये अब्दुल गफ्फार खान यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका जन्म 1890 में हुआ था, मृत्यु 1988 में हुई थी। इनका खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पाकिस्तान के पठान परिवार में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का जो पठान परिवार था उसमें हुआ था, पठान परिवार में हुआ था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था तो इनको विभिन्न प्रकार की उपाधियां इनको दी गई थीं। तो इनको जो प्रमुख जो उपाधियां दी गई हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। तो क्योंकि इनका कार्य जैसे कार्य महात्मा गांधी जी का था वैसे ही कार्य इनका पश्चिमी उत्तर जो प्रांत है, उस समय जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसको पश्चिमी उत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उस क्षेत्र में ये कार्यरत थे। गांधी जैसा सेम इनका कार्य था, तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अन्य जो उपाधियां इनको दी गई हैं, फ़ख्र-ए-अफ़गान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उत्तमनजयी भी इनको एक उपाधि है। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वतंत्रता के बाद जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न इनको दिया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है भारत रत्न इनको दिया गया था। 1987 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। और भारत में यानी कि भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम विदेशी नागरिक हैं, यानी कि प्रथम विदेशी नागरिक हैं जिनके लिए यानी कि भारत रत्न दिया गया था। ये भारत रत्न इनको दिया गया था। तो प्रथम विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1987 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। खान अब्दुल खान का जो कार्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र था। तो इनके द्वारा 1929 में एक संस्था खोली गई थी और ये संस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था इनके द्वारा स्थापित की गई थी 1929 में। इसके बाद इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी 1928 में, जिसका नाम था पश्तो पख्तून, और जो ये 1928 में इनके द्वारा निकाली गई थी। और 1931 में इनका इस पत्रिका का नाम बदल दिया गया था। और बाद में 1931 के बाद दास रोजा के नाम से ये पत्रिका निकलने लगी थी। तो दास रोजा नाम की इनकी एक पत्रिका है जिसका प्रारंभिक नाम था पश्तो पख्तून के नाम से यानी कि निकाली गई थी। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो पेशावर में हुई थी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी पेशावर में हुई थी। और बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा पेशावर में हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा पेशावर में हुई थी, लेकिन बाद में जो उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, तो जो उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनकी जो उच्च शिक्षा हुई थी वो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसमें इनकी बाद की जो उच्च शिक्षा है वो वहाँ हुई थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा इनकी पेशावर में हुई थी। इनके द्वारा जो 1929 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा भागीदारी की गई। और खान अब्दुल गफ्फार खान जब से इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी तब से लेकर के यानी कि 1947 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने रहे। तो ये 1947 तक कांग्रेस के सदस्य बने रहे। और इनके द्वारा जैसे संस्था इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार खोली गई थी, स्थापित की गई थी, उसी तरह से इनके द्वारा राष्ट्रीय स्कूलों की भी स्थापना की, जिसमें
दो प्रमुख स्कूल हैं। एक स्कूल की स्थापना की थी आज़ाद हाई स्कूल, तो ये आज़ाद हाई स्कूल की इन्होंने यानी कि आज़ाद हाई स्कूल भी इन्होंने खोला। और जो दूसरा स्कूल है अंजुमन उल अफ़गानी, अंजुमन उल अफ़गानी नाम का एक स्कूल भी इन्होंने खोला था। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो, वो हिंदू मुस्लिम एकता के यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के ये समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये इनका शॉर्ट में इनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जानकारी दी। अगला जो व्यक्तित्व है वो गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जीके गोखले, जिनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को कुछ उपाधियां दी गई हैं, जिसमें विपक्ष के नेता के नाम से इन्हें जाना जाता था और पुण्य आत्मा। ये जो पुण्य आत्मा जो उपाधि दी थी, ये गांधी जी के द्वारा दी गई उपाधि है, गांधी जी के द्वारा दी गई उपाधि है पुण्यात्मा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा गांधी जी के द्वारा संबोधित किया गया था, विपक्ष के नेता के नाम से ये प्रसिद्ध थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कुछ संस्थाएं खोली गई, उनमें जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये जो संस्था इन्होंने खोली थी वो 1905 में स्थापित की थी। उसके बाद जो दूसरी संस्था है रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये संस्था 1908 में ही खोली थी, तो ये संस्था 1908 में स्थापित की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में, और एक सभा और इन्होंने स्थापित की थी जिसका नाम था दक्कन सभा के नाम से जानी जाती थी। तो दक्कन सभा की स्थापना भी इन्होंने की, यानी कि 3 प्रमुख संस्थाएं इनके द्वारा खोली गई। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 2 पत्र निकाले गए, एक पत्र का नाम है नेशन और जो दूसरा पत्र है उसका नाम है सुधारक। नेशन और सुधारक गोपाल कृष्ण के द्वारा संपादित 2 प्रमुख पत्र हैं। इसके अलावा आगे आइएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, या गोपाल कृष्ण राजनीतिक गुरु मानते थे, किसको मानते थे? एम.जी. रानाडे को, एम.जी. रानाडे को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे को गोपाल कृष्ण गोखले जी अपना गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे हैं और एम.जी. रानाडे के द्वारा एक सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, सार्वजनिक सभा की स्थापना की जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी को सचिव बनाया गया था, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी को सचिव बनाया गया था। और इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, गांधी जी के यानी कि राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु जी के गोखले जी हैं। ये जी के गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को और महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी आपको दी है। इसके अलावा C.R. दास, जो अगला व्यक्तित्व है वो C.R. दास जी हैं, यानी कि चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का जन्म
कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कोलकाता में हुआ था। ये चूँकि लेखक थे तो इनके द्वारा कविताएं ये लिखते थे, तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध कविताओं के नाम हैं, जिसमें मलेच्छ इनकी एक कविता है, माला, अंतर्यामी, किशोर किशोरी और सागर संगीत। तो ये जो 5 जो कविताएं हैं या कविताओं की जो पुस्तकें हैं, ये CR दास यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताओं की ये पुस्तकें हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई तो जिसका नाम है इंडिया फॉर फ्रीडम। इस पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। इंडिया फॉर फ्रीडम, एक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिया फॉर फ्रीडम। और चित्तरंजन दास के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती, एक पत्रिका का ये संपादन करते थे जिसका नाम है नारायण। ये नारायण नाम के एक पत्रिका का संपादन करते थे और एक पत्र भी इनके द्वारा निकाला जाता था जिसका नाम था फॉरवर्ड, नाम से एक पत्र भी निकालते थे। और CR जो दास हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1921 में जो अधिवेशन हुआ था, 1921 में जो अधिवेशन हुआ था, ये जो अधिवेशन हुआ था वो इसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और यह अधिवेशन जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्ष था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा स्वराज्य पार्टी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना CR दास के द्वारा 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। तो CR दास के साथ साथ में, यानी कि CR दास तो हैं ही संस्थापक सदस्य के रूप में और संस्थापक के रूप में, और जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू यानी कि दोनों संस्थापक हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना की 1923 में की। और वर्तमान का जो प्रयागराज है यानी कि इलाहाबाद में इनके द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और 1923 के बाद 1924 में कलकत्ता के, यानी कि 1924 में ये कलकत्ता नगर के मेयर चुने गए थे, यानी कि कलकत्ता नगर के प्रथम मेयर चुने गए थे। तो CR दास स्वराज्य पार्टी के संस्थापक हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने स्थापना की थी इलाहाबाद में। और 1924 में कलकत्ता नगर के प्रथम मेयर नियुक्त यानी कि चुने गए थे। तो चित्तरंजन दास के बारे में ये उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी आपको दे दी। अगले जो व्यक्तित्व है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन को देखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 1897 में इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, वर्तमान में भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया। इनके द्वारा खोली गई ये संस्था थी, सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है, जामिया मिलिया इस्लामिया खोली गई संस्था है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वो भी पुस्तक गांधी जी के ऊपर लिखी गई। पुस्तक का नाम है डाई बोट्स चाफ डेट्स महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के ऊपर पुस्तक लिखी गई। और ये जो महात्मा गांधी के ऊपर पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तक जो लिखी है वो जर्मन भाषा में लिखी गई है। जर्मन भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई। अब इनके द्वारा चूँकि बच्चों के लिए कुछ कहानी संग्रह भी लिखे जाते थे, उसमें
और जो कहानी संग्रह ये लिखते थे, रुकैया रेहाना के नाम से कहानी संग्रह, बच्चों की कहानियाँ लिखते थे, रुकैया रेहाना के नाम से लिखते थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ये शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने पीएचडी की है, और जो पीएचडी की है वो बर्लिन, जो बर्लिन यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो जर्मन में, जर्मन की राजधानी है, यानी कि जर्मन में, यानी कि जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की। और उसके अलावा इन्होंने भारत में, यानी कि भारत के लिए इन्होंने कार्य किया। अब क्या क्या कार्य हुआ है, स्वतंत्रता के बाद इनका योगदान ज़्यादा है। तो 1957 में 57 में ये पहले यानी कि बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे। बिहार के राज्यपाल, इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो 1997 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे। और 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति, ये भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए, यानी कि 1957 में बिहार के राज्यपाल, 1962 में उपराष्ट्रपति यानी कि नियुक्त किया गया था 1962 में। फिर 1967 में उपराष्ट्रपति के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, यानी कि राष्ट्रपति बनाए गए थे। और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हो गई थी। तो यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। अब 1967 में चूँकि ये राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये भारत के यानी कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। और ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में भी हुई थी। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के, और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई थी। तो इनके लिए चूँकि राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही यानी कि इनकी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। तो भारत रत्न इनको दिया गया था, 1963 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का व्यक्तित्व है। अब इसी क्रम में आगे भी आपको व्यक्तित्व, इसी क्रम में भी आपको आगे जो आधुनिक भारत का जो विभूतियां हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व है, इसी क्रम में वीडियो आपको आगे दे रहे हैं। चलिए इसी क्रम में जो भारत की महान विभूतियां, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भारत की महान विभूतियां जो हैं उसके उसी क्रम में आपको आगे और बढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व तो देखिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो नौरोजी हैं, इनका जन्म 1825 में हुआ था, मृत्यु 1917 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी थे वो एक पारसी परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि ये पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो मतलब ये कि ये पारसी थे। दादा भाई नौरोजी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अधिक है। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, इनको कुछ उपाधियां मिली, यानी कि दी गई थीं। वयोवृद्ध नेता के नाम से इन्हें जाना जाता था। भारत की आशा एक उपाधि इनको दी गई थी। भारतीय ग्लैडस्टोन के नाम से भी इनको जाना जाता था, उपाधि दी गई थी। राजनीतिक और अर्थशास्त्र के ये पिता माने जाते हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी को दी गई कुछ उपाधियां हैं। इसके बाद दादा भाई नौरोजी गणित के प्रोफेसर थे, ये यानी कि गणित के प्रोफेसर थे। तो ये प्रारंभ में तो इन्होंने शिक्षा दी है, लेकिन बाद में इंग्लैंड से यानी कि लंदन से कुछ इन्हीं की समाज के जो कुछ व्यापारी थे, उनके द्वारा इनको यानी कि लंदन बुला लिया गया था। तो बाद में ये शिक्षण का कार्य छोड़ करके बाद में ये यानी कि व्यापारी बन गए थे। बाद में ये व्यापारी बन गए थे, पहले शिक्षक थे, बाद में व्यापारी बन गए थे। और व्यापारी बनने के साथ साथ में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ गए थे। तो इनके द्वारा जब इंग्लैंड में निवास कर रहे थे तो 1967 में एक संस्था इन्होंने स्थापित की थी, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
1967 में स्थापना की थी। 2 साल बाद 1969 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ये जो दोनों संस्थाएं हैं इन्होंने लंदन में ही स्थापित की थी। तो इनकी ये 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। इसके अलावा जब ये भारत में आए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे, और अध्यक्ष ये 3 बार रहे, और 3 बार कब कब रहे, यानी कि 1886 में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, सचिव EU ह्यूम को बनाया गया था। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो प्रथम अधिवेशन था उसमें WC बनर्जी अध्यक्ष थे ही। दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसके 1886 में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये दूसरा जो कांग्रेस का, यानी कि जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 1893 में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 1906 में इनको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1906 यानी कि ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इनके द्वारा, चूँकि गणित के प्रोफेसर थे, तो इनके द्वारा ब्रिटिश काल में जो आर्थिक नीतियां थीं उनका इन्होंने विरोध किया। और विरोध के समय में एक इन्होंने यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही हैं, ये डायरेक्ट पुस्तक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पॉवर्टी एंड अनवेट्स रूल इन इंडिया 1901 में इनके द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और इस पुस्तक में ब्रिटिश काल में जो यानी कि ब्रिटिश काल में जो अर्थव्यवस्था का, यानी कि भारत के धन का जो दोहन हो रहा था, भारत का धन ब्रिटेन यानी कि भेजा जा रहा था, उस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अनवेट्स रूल इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में एक प्रसिद्ध इन्होंने सिद्धांत दिया है जिसका नाम है धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन, ये धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत दिया गया है, ये जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनवेट्स रूल इन इंडिया, इसमें इस पुस्तक में धन का निष्कासन या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इसमें दिया गया है। और उस समय इन्होंने जो यानी कि भारत की आय की जो गणना की थी, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये इन्होंने आकलन किया था। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, इनका ये व्यक्तित्व है। आगे आइएगा तो पट्टाभी सीतारमैया, इनका जन्म 1880 में हुआ था। मृत्यु स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1959 में हुई थी। इनका जन्म AP यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे। और इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया है, उस पत्रिका का नाम था जन्मभूमि। तो ये जन्मभूमि नाम की पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया और ये लेखन का कार्य करते थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, तब से लेकर के जो लास्ट का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ तक का इन्होंने पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास इन्होंने लिखा है। यानी कि उस पर लिखा है पट्टाभी सीतारमैया को स्वतंत्रता के बाद जो 55वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो 1948 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 55वां अधिवेशन हुआ था, उसके पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में ये अधिवेशन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्वतंत्रता के बाद 1956 में इनको मध्य प्रदेश यानी कि MP का इनको राज्यपाल बनाया गया था, राज्यपाल
नियुक्त किया गया था। तो ये 1956 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए हैं। इसी क्रम में जो अगला व्यक्तित्व है वो है आचार्य विनोबा भावे, जिनका जन्म 1895 में और मृत्यु 1982 में हुई थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम था, आचार्य विनोबा भावे जी का जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम है विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे इनका वास्तविक नाम है। विनोबा भावे जी के द्वारा जो रचित या लिखित जो कुछ पुस्तकें हैं उनमें गीताई, गीता प्रवचन और भूदान यज्ञ, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भूदान यज्ञ इनके द्वारा लिखित ये प्रमुख पुस्तक है, भूदान यज्ञ। और आचार्य विनोबा भावे जी जो सत्याग्रही जो आंदोलन चलाया गया था उसमें ये प्रथम सत्याग्रही थे, ये प्रथम सत्याग्रही थे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो दूसरे सत्याग्रही हैं यानी कि सेकंड जो सत्याग्रही हैं वो पीटी यानी कि जेएल नेहरू हैं, ये नेहरू जी थे। दूसरे सत्याग्रही थे यानी कि प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जी थे और दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आचार्य विनोबा भावे जी हैं ये इस आंदोलन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। भूदान आंदोलन के जनक, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, इसके ये जनक हैं। और आचार्य विनोबा भावे जी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1982 में यानी कि 82 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आचार्य विनोबा भावे जी से जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, प्रथम सत्याग्रही कौन था, भूदान आंदोलन किसने चलाया था, इससे ज़्यादा प्रश्न आचार्य विनोबा भावे जी से बनते हैं। इसी क्रम में आगे जो अगले जो व्यक्तित्व हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी चूँकि इनका जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता शहर में हुआ था, यानी कि कलकत्ता शहर में हुआ था। 1838 में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता शहर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो लिखते ही हैं इनका बंकिम चंद्र यानी कि BC चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय ये इनका वास्तविक, यानी कि चटर्जी के स्थान पर इनका नाम चट्टोपाध्याय, यानी कि वास्तविक नाम यही था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उन्हीं पुस्तकों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो पुस्तकें देखिएगा, कपाल कुंडाला, कपाल कुंडाला, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। आनंद मठ, मृणालिनी, रजनी, चंद्रशेखर, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित जो कुछ पुस्तकें हैं, इनमें से ज़्यादा प्रश्न ये जो 3 पुस्तकें हैं ऊपर वाली, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आनंद मठ से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बने ही हैं, बनने की संभावना भी रहती है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक गीत लिखा गया जिसका नाम है वंदे मातरम, और ये जो वंदे मातरम है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना। ये भारत यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत बना वंदे मातरम। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का व्यक्तित्व है। इसी क्रम में एक व्यक्तित्व और है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिनका जन्म पंजाब में एक हिंदू वैश्य परिवार में हुआ था। 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लाला लाजपत राय हैं, इन्हें कुछ उपाधियां दी गई हैं लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय की 2 उपाधियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें पंजाब केसरी, यहीं से प्रश्न बनता है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक उपाधि और है शेर ए पंजाब। तो शेर ए पंजाब इनकी अन्य उपाधि है, शेर ए
पंजाब, तो इनके लाला लाजपत राय को 2 उपाधियां दी गई, यानी कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब, ये इनकी 2 प्रमुख उपाधियां हैं। इसी क्रम में इनके द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें यंग इंडिया, ठीक है, उसमें यंग इंडिया, इनके द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं ये यंग इंडिया, आर्य समाज और आर्य समाज, पॉलिटिकल फ्यूचर इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इंडिया, ये 4 लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इनमें से यंग इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। और इनके द्वारा 3 पत्रों का संपादन भी किया गया है। वो पत्र देखिएगा, वंदे मातरम तो गीत जो बाद में बना है राष्ट्रीय गीत बन गया था, इसी क्रम में इन्होंने वंदे मातरम करके एक पत्रिका भी निकाली, पंजाबी पत्रिका भी निकाली और द पीपल। तो लाला लाजपत राय के द्वारा निकाली गई ये 3 पत्रिकाएं हैं, इनका इन्होंने संपादन किया, वंदे मातरम, पंजाबी और द पीपल। लाला लाजपत राय के द्वारा निकाली गई ये पुस्तकें हैं। अब लाला लाजपत राय को उपाधियों के बाद इनके द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई, DAV कॉलेज, और इस कॉलेज की स्थापना इन्होंने लाहौर में की थी। ये लाहौर में इन्होंने एक स्थापना की थी, DAV कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। और लाला लाजपत राय को त्रिगुट में शामिल कर लिया जाता है, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ये त्रिगुट है, लाल बाल और पाल। तो लाला लाजपत राय एक नाम, बाल गंगाधर तिलक दूसरा नाम, तीसरा नाम है बिपिन चंद्र पाल, तो ये त्रिगुट में शामिल भी हैं। और लाला लाजपत राय, चूँकि क्या हुआ था कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन भारत में आया था, जो चेम्सफोर्ड अधिनियम जो 1919 का लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया था, भारत में सुधार के लिए लाया गया था, उसकी समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लंदन में, यानी कि ब्रिटेन में एक कमीशन बनाया गया था, उसको समीक्षा करनी थी 1919 के अधिनियम की। तो वहाँ से साइमन कमीशन 1927 से वहाँ यानी कि बना दिया गया था। ये 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुँचा था तो लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जब साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में पुलिस यानी कि लाठीचार्ज कर दिया था। तो इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु यानी कि लाठीचार्ज में हो गई थी। तो इनके द्वारा जो विरोध किया गया था किसका, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। और इसी विरोध में लाठीचार्ज के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि 1928 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो भारतीय यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे संबंधित जो महान विभूतियां हैं या जो व्यक्तित्व है उसके क्रम में ये आपको कुछ यानी कि एक वीडियो आपको डाला गया है। इसी क्रम में व्यक्तित्व से संबंधित इसी क्रम में आगे कुछ और भी वीडियो डाले जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।